तेरे बहाने तुझे कभी ना आबाद करेंगे, तेरे बहाने तुझे कभी ना आबाद करेंगे, सबसे नीचा गिराकर सिर्फ तुझे ये बर्बाद करेंगे। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जो बच्चे केवल और केवल बहाना बनाते हैं, मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं कि भाई आप लोग बहाना मत बनाइए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। ये बहाना क्या बनाना है भाई? जिंदगी आपका है, करियर आपका है, एग्जाम आपको देना है। अभी से आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। आपके जो पिताजी है ना, रात दिन सुबह शाम मेहनत करते हैं, तब जाकर कुछ पैसा होता है और आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी सोचिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। अभी भाई जितना दिन एग्जाम का है इतना दिन तो पढ़ लीजिए, फिर आगे जो करना है करिएगा। और सीयूईटी वाला फॉर्म भर लीजिएगा, ये बात मैं आपको बार बार बता देता हूँ। आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड था कि सर इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, तो लीजिए भाई आ गया है इकोनॉमिक्स का हमारा एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो एग्जाम में आएगा ये आएगा। और यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा ना, जितना भी क्वेश्चंस बताऊंगा, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ना सर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या इंक्लूडेड है देख लीजिए। सबसे पहला हमारा इसमें इंक्लूड है व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, जो व्यक्तिगत इकाई है ये हमारा इसमें शामिल होता है। छोटे छोटे चर यानी कि जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, ये भी हमारा व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र में इंक्लूडेड है। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, जो व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण है यह भी हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो होता है ना, व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये सब के सब शामिल होते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग और थोड़ा सा जान लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने पॉइंट बना बनाकर हर एक चीज को लिख दिया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, क्या है पहला पॉइंट। और आगे आप लोगों को बहुत सारा और पॉइंट्स मिलेगा जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। यह व्यक्तिगत स्तर पर एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग या एक व्यक्ति की आय की आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है या फिर जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है, यह क्या करता है, यह व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी, जैसे कि एक उपभोक्ता हो गया, एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया, या फिर किसी एक व्यक्ति का आय हो गया, इसमें क्या होता है, इसका जो आर्थिक समस्या होता है या फिर इसका जो आर्थिक संबंध होता है, इसका अध्ययन किसमें होता है भाई, तो सूक्ष्म या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। अगला पॉइंट क्या है कि मांग एवं पूर्ति अर्थशास्त्र की इस शाखा के प्रमुख उपकरण है। कभी कभार परीक्षा में पूछा अगर जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, तो ये मांग और पूर्ति, ठीक है, डिमांड और सप्लाई। तो मांग एवं पूर्ति जो हो जाएगा, इसका प्रमुख क्या हो जाएगा, उपकरण हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला जो पॉइंट है क्या है कि अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं का समाधान करता है। किया, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन। ये जो 3 चीज है, किया, कैसे और किसके लिए उत्पादन, ये जो हमारा 3 केंद्रीय समस्या है, इसका समाधान भी हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होता है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलिए। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता संबंध, ये सब का अध्ययन किसमें होता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में होता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को समझाया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसमें व्यक्तिगत इकाई, ठीक है, इसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है भाई, इंडिविजुअल यूनिट का इसमें अध्ययन किया जाता है। 3 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र लिखा रहे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र लिखा रहे या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा रहे, तीनों का मतलब एक ही होता है और तीनों में व्यक्तिगत इकाई का ही अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है ना, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। मतलब देखिए इसमें आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है और जो हमारा व्यष्टि है उसमें हमारा व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है। और इसमें देखिए भाई जो आर्थिक इकाई है इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गया, कुल उपभोग हो गया,
सामान्य कीमत स्तर हो गया, ये सब का अध्ययन यहाँ पर होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। समाज या फिर समाज के व्यवहार का अध्ययन किस में होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। नोट डाउन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमारा जो अगला है भाई क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि प्राचलों, ठीक है, यानी कि जो माइक्रो पैरामीटर्स है को स्थिर मान लेता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह माइक्रो पैरामीटर्स को स्थिर मान लेता है, कांस्टेंट मान लेता है। अगला पॉइंट है कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? सामान्य कीमत स्तर का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है भाई? देख लो, समष्टि आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी, स्फीति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। सिक्स नंबर के समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत द्वारा भी जाना जाता है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र को क्या बोला जाता है? आय एवं रोजगार सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आय एवं रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है या फिर किसको माना जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र को माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, साथ ही साथ पॉइंट्स भी बता दे रहा हूँ जो आप लोगों के सब्जेक्टिव में काम आएंगे। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है भाई? कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये सभी का अध्ययन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का शाखा क्या क्या है? तो वस्तु कीमत निर्धारण हो जाएगा, साधन कीमत निर्धारण भी हो जाएगा, आर्थिक कल्याण भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? तो उत्पादन के भाई जो साधन है, भूमि है, श्रम है और पूंजी है। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, याद रखिएगा, भूमि, श्रम और पूंजी, LLC, लैंड लेबर कैपिटल, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कि माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? तो भाई ये हमारा एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिख दिया है कि शब्द जो माइक्रो है, ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ छोटा होता है। ये जो माइक्रो वर्ड है ना भाई, ये माइक्रो जो शब्द है कहां से लिया गया है? माइक्रोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छोटा। और जो मैक्रो है, मैक्रो को भी हमारा ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। और कौन से भाषा से लिया गया है? जो ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है हुआ? तो मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विशाल। ध्यान से सुन लीजिए, जो माइक्रो है इसको कहां से लिया गया है? तो इसको माइक्रोज से लिया गया है, ठीक है। और जो हमारा मैक्रो है, मैक्रो को कहां से लिया गया है? तो मैक्रो को लिया गया है मैक्रोज से। कहां से भाई? मैक्रोज से। और ये दोनों का दोनों हमारे क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखिए, ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और चीज यहां पर मैंने लिख दिया है। और ये जो माइक्रोज है इसका मतलब छोटा होता है, और ये जो मैक्रोज है इसका मतलब विशाल होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। इसके बाद भाई जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है? देख लीजिए कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, यानी कि व्यष्टि हो गया, एक समष्टि हो गया। तो इसको जो डिवाइड किया था, बांटा था, किसने बांटा था भाई? तो रेगनर फ्रिस ने बांटा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेगनर फ्रिस इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाकर लिख दिया है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है। देखिए जो रेगनर फ्रिस है कहाँ के है भाई? तो नॉर्वे के है ये रहने वाले। और किसमें बांटा है? तो एक हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलिए, या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलिए, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलिए। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलेंगे। ये चीज हो गया क्लियर, आगे चलिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है? देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये जो शब्द है, ये जो कथन है, किनका है? तो एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ ने क्या बोला है कि अर्थशास्त्र जो है वह क्या है? धन का विज्ञान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? देखिए सीमित साधन यानी जो साधन है वो हमारा लिमिटेड है, और जो आवश्यकता है ये असीमित है, यानी कि हमारा अनलिमिटेड है।
तो ये जो विचार है, ये जो कथन है, किनका है? याद रखिएगा, रॉबिन्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रॉबिन्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सबसे पहले आप लोग पढ़िए और देखिए क्या है कि रॉबिन्स के विचार में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में मानव व्यवहार की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मानव अपने सीमित साधनों तथा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। भाई हमारे पास जो साधन है लिमिटेड है, जो आवश्यकता है अनलिमिटेड है, लेकिन यही जो हमारा जो लिमिटेड साधन है ना, इसी से हम लोग अनलिमिटेड आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। ठीक है, इसको प्रयास करा जाता है ताकि आवश्यकता पूरा पूरे फुलफिल हो जाए। और ये जो विचार है किनका है? रॉबिन्स का है, याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए ध्यान से कि निम्न में कौन से आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया भाई, इसमें क्या होता है, जो सीमित है ना, जो साधन है, साधन क्या है? सीमित है। और जो आवश्यकता है ये क्या है? असीमित है। यानी आवश्यकता हमारा अनलिमिटेड है और जो हमारा साधन है ये हमारे क्या है भाई? लिमिटेड है। यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस है और जो वांट्स है भाई ये अनलिमिटेड है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि बोथ 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वीवीआई क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो भाई एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अर्थशास्त्र को कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। मतलब अर्थशास्त्र का जो कल्याण संबंधी का जो डेफिनेशन दिया है, किसने दिया है? मार्शल ने दिया है, याद रखिएगा। किसने? मार्शल। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है जो कुछ अर्थशास्त्री ने दिया है, यहाँ पर मैं लिख दिया है। धन संबंधी जो विचारधारा है, धन संबंधी जो डेफिनेशन है, किसने किसने दिया है? एडम स्मिथ ने, वाकर ने और सीनियर ने। कल्याणवादी जो कल्याण संबंधी जो विचारधारा है, जो परिभाषा दिया है, किसने दिया है? मार्शल ने दिया है, पिगू ने दिया है, कैनन ने दिया है। दुर्लभता संबंधी विचारधारा जो है रॉबिन्स ने दिया है, विकस्टेड ने दिया है। ठीक है, और विकास केंद्रित संबंधी जो डेफिनेशन है, जो विचारधारा है, सैमुएल्सन ने दिया है। ये सब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग हर एक चीज को देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देख लो यहाँ पर। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं किसने? तो रेगनर फ्रिश ने। रेगनर फ्रिश ने ही अर्थशास्त्र को 2 पार्ट में बांटा है, हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि को हम लोग सूक्ष्म भी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ये जो कथन है मानव कल्याण का विज्ञान, ये किन्होंने दिया है भाई? तो मार्शल ने दिया है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर? मार्शल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन भाई हमारा 3 होता है, क्या क्या? LLC। LLC क्या क्या? लैंड, लेबर और पूंजी, यानी कि कैपिटल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा कौन नहीं है, तो कौन नहीं है भाई यहाँ पर? तो यहाँ पर मनी नहीं है, मुद्रा नहीं है। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि कौन नहीं है, जबकि भूमि, श्रम, पूंजी ये सब हमारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फॉर्म, व्यक्तिगत उद्योग, यानी कि इनमें से सभी। व्यक्तिगत का होता है भाई, व्यक्तिगत इकाई का, इसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। 17 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने और थोड़ा सा व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया है, जो हो सके आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पर सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसमें व्यक्तिगत स्तर पर होता है। और हमारा समष्टि में पूरे स्तर पर, इकोनॉमिक्स का जो हमारा राष्ट्र स्तर है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है उसमें, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फॉर्म। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि में समाज और समाज का जो व्यवहार है, समाज का जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, इसमें एक वस्तु का कीमत क्या होगा इसका अध्ययन हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीमत सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पर कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हो जाएगा, इनके उपयुक्त तो दोनों। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है
कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो कल्याणवादी विचारधारा के भाई हमारा मार्शल भी है, पिगू भी है, केनन भी है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन जेबी से जो है ये हमारा नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जेबी से इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। तो भाई ये जो कथन है फ्रेडमैन का है। किसका, फ्रेडमैन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडमैन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, फिर हमारा खत्म हो जाएगा आज का सेशन। सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों का वितरण एवं आर्थिक विकास दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। देखिए सैमुअल्सन के अनुसार अगर बात करा जाए तो सीमित साधनों का जो वितरण है और आर्थिक विकास जो है दोनों पहलू को इसमें सम्मिलित किया जाता है इकोनॉमिक्स में। हेडरसन एवं क्वांट के शब्दों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्ति की इकाइयों एवं सुपरिभाषित व्यक्ति समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये सब नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखिए कीमत निर्धारण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वस्तु कीमत निर्धारण। इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु कीमत निर्धारण से है। और इसके बाद जो हमारा जो दूसरा है क्या है यहाँ पर कि साधन कीमत निर्धारण यानी कि फैक्टर प्राइसिंग। इसका संबंध भूमि की कीमत अर्थात लगान रेंट, श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी व्यय, पूंजी की कीमत अर्थात ब्याज इंटरेस्ट तथा उद्यमी पुरस्कार अर्थात लाभ के निर्धारण से है। इस क्रिया को वितरण भी कहा जाता है, यानी कि साधारण कीमत निर्धारण को क्या बोला जाता है, इसको वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।